दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में उस विश्लेषण को लेकर आया हूँ जो हिंदुस्तान के हर जगह सड़क से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बनी हुई है। अब संसद का नाम आया है तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनका माहौल क्या है, इनके माहौल के अंदर क्या पनप रहा है, शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने देखा है 17वीं लोकसभा जो 17 लोकसभा थी, जब वो चल रही तो लगता था कि लोकसभा और राज्यसभा एक छत्र राज है। जो सभापति या उसके संचालक उप सभापति महोदय चाहते थे वैसे ही चलती थी। 17 लोकसभा वो है जो एक दिन के अंदर 100 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और 18वीं लोकसभा वो है जहाँ पर कि तमाम विवादों अपवादों के बावजूद बहस का स्तर जरूर गिर रहा है, लेकिन इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है। लोकसभा का सत्र, मानसून सत्र लगभग समाप्त हो चुका है। राज्यसभा का समाप्त होते होते एक ऐसी आशंका, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि देश के उपराष्ट्रपति और सभापति के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष महाभियोग लेकर आने के लिए गंभीरता से सोच रहा है। महाभियोग यानी कि उप सभापति महोदय या ऐसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग जिनके खिलाफ महाभियोग लाकर उनको हटाया जा सके। हालात ऐसे पैदा हो गए। सोचिए 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा का माहौल, दशा और दिशा किस तरफ जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक सोचनीय पहलू है, और ये मानना पड़ेगा कि वो नारा मोदी है तो मुमकिन है कि क्या परिभाषा बदल गई है। आइए विस्तार से जानेंगे इस बीच में। इसके पहले आपसे वही निवेदन, वही गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से राज्यसभा में उपसभापति जगदीप धनखड़ थी। पहले अगर लोकसभा में देखें तो इनकी जो माहौल रहता था राज्यसभा का, काफ़ी संतुलन बना रहता था। लेकिन इस 28वीं लोकसभा के जो पहला सत्र है, जो दोनों पार्ट है मानसून सत्र के, इसमें जो तकरार, जो बात करने का लहजा वो है ना, एक गज़ल लहजा बता रहा है शोहरत नई नहीं है। तो यहाँ शोहरत तो नहीं है, लेकिन अंदाजे बयां जरूर कुछ नज़र नया आ रहा है। लहजा बता रहा है, अंदाजे बयां कुछ नया है, ज़रूर कुछ होने का संकेत दे रहा है। माहौल बदलने का संकेत तो दे चुका है। अब देखिए लगातार रार, तकरार, बहस और उसका स्तर जिस तरह से घट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बहस कम, अपनी मौजूदगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्तित्व हो, दिखाने की दमदार स्थिति बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि पहले बहुत सी लोकसभा सेशन हुए हैं, तमाम पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन जो एक उपसभापति का ओहदा होता था या लोकसभा अध्यक्ष का ओहदा होता था, उनका इंटरफेरेंस चीज़ों में कम होता था। अब देखिए पूरे सेशन के अंदर देखिए, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, हट जाइए, बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाऊं तो आप बैठ जाइए, ये पाठशाला वाला एपिसोड नहीं होता था। आज सांसद खुलेआम आरोप लगाते हैं कि मैं मुस्कुराता हूं तो आप पूछते क्यों मुस्कुरा रहे हो, हंसता हूं तो पूछते क्यों। मतलब ये कोई टीचर्स और सरकारी स्कूल नहीं जहां पे सीधे कमेंट्स किए जाएं। वहाँ एक उच्च सदन है, उच्च मर्यादा के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी के आसन पर आप बैठे हुए हैं, तो उसकी मर्यादा को, बुद्धि गंभीरता को सबको समझने को, खास जो आसन पे बैठा वो तो एक न्यायाधीश है। हर वो भले ही सब जानते हैं कि किसी एक पार्टी से आया है, एक पार्टी के प्रति वफादार रहा है, लेकिन उस आसन पे पहुँच के ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आसन पे बैठने के बाद वो दलीय स्थिति उसके लिए सब बराबर हो जाती है, वो किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का नहीं होता है। लेकिन देखिए उसमें एक बात कहनी पड़ेगी कि आसन पे पहुंचने के बाद ये कहना कि हमारी ये सारी पार्टी बराबर हैं, कहने से काम नहीं चलता, व्यक्तित्व दिखना चाहिए।
और बस कमी यहीं पे आ गई है। कमी यहीं पर आ गई है कि वो व्यक्तित्व दिख नहीं पा रहा है और सारे बवालों का जड़ यही है। भाजपा का कोई सांसद ये नहीं कहने जाता कि माननीय सभापति महोदय हमारे नाम को गलत ढंग से लिया, या हमें इस बात का ऑब्जेक्शन है। विपक्ष का सारा नेता, सारे सांसद आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लहजे का यूज हो रहा है कि जो महाभियोग की नौबत आई है वो एक दिन की कहानी नहीं है, ये लंबी कहानी का अंत होने की संकेत दे रहा है। खैर, इतना आसान महाभियोग नहीं होता। देखिए हम इसके पहले ही कहेंगे कि एक तरह से ये रवैया, हम ये कहेंगे कि ये सारी जो इनका दर्द है, जो जख्म है, जिसको विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी दिन से पीड़ित हैं, और तब इस पर हमने ये फैसला गंभीरता से सोचना शुरू किया है कि हमें महाभियोग लाना चाहिए। महाभियोग लाकर आसन से मुक्ति अगर वो चाहते हैं, देखिए इसका निराकरण भी होना चाहिए और बड़ी संजीदगी से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसको समझना पड़ेगा कि महाभियोग जैसा विधेयक को इतना असरदार बहुत है, लेकिन विचारों में और गंभीरता से अगर सोचें तो पूरे सदन का एक तरह से अनादर भी है। अगर आज हमारे उपसभापति उस पद पर बैठे हैं और उनको हटाने के लिए हम सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक संबंधों के अंदर एक लंबी दरारें साफ नजर आती हैं। लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं, उस हालात के अंदर ये स्थिति आई है। अब देखिए, महाभियोग लाना, महाभियोग है क्या और महाभियोग कैसे लाया जा सकता है, हम आपको इसकी तरफ जरूर लेके जाएंगे। देखिए, महाभियोग लाने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है, सपोज करिए राज्यसभा में लाया जाता है, तो वहाँ पे लगभग 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए, और पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ पर उस पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसकी जांच होगी और उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। अब सवाल इस बात का है कि धनखड़ साहब खुद तो अपने बयान दर्ज नहीं कर सकते, तो उनको वो चाहें तो अपने वकील के थ्रू, अपने लॉयर के थ्रू भी अपनी बात को रख सकते हैं। अब देखिए, जो हालात हैं, इस हालात के अंदर जब ये कहा जाता है कि नजरिया बता रहा है आपके काम की, आपकी वर्किंग की, आपकी कार्यप्रणाली की, जवाबदेही की क्या असलियत है। एक छोटा सा सवाल देखिए, अगर ये उपसभापति महोदय या जो भी लोग हैं ये बार बार ये कहते हैं कि हमारा ये लगातार जो विपक्ष है वो हमें कोऑपरेट नहीं करता। लोकसभा में एक भाजपा के सांसद विदुड़ी का मैटर हुआ था, दानिश अली के खिलाफ उन्होंने काफ़ी आग बबूला हुए थे, काफ़ी गंदे अल्फाजों का यूज़ हुआ था, और उसके बाद उस पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया था। तो ये प्रिविलेज कमेटी को भेजने का मतलब क्या होता है? 5 साल भी चला गया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन आपने टाइम दिया होगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये है पारदर्शिता, ये है एक दल से आसन पे पहुंचना और वहां पे अपने आप को निष्पक्ष साबित करना या निष्पक्ष होने बताना, ये फर्क है। आज तक उस फैसला प्रिविलेज कमेटी का क्या रिजल्ट आया, नहीं आया। ये ओम बिरला जी की ड्यूटी थी, बताते नहीं बताया। अगर विपक्ष ये बात कहता है तो गलत कहां से कहेगा? दूसरी बात, जिन बातों पर इतना बवाल हुआ राज्यसभा के अंदर, एक सम्मान, देखिए सम्मान हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो। आप तो जिस सदन में बैठे उसकी एक अलग परंपरा है, एक उसका अनोखा इतिहास रहा है। उस इतिहास के पन्नों को काले पोतने की जरूरत नहीं है। अब अगर एक महिला सांसद है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, ठीक है, उनके अपने नेचर हो सकते हैं, वो एक बार आपने नाम उनका लिया, जय अमिताभ बच्चन, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के नाम बहुत बड़े होते, नाम जुड़े होते, लेकिन सीधा नाम लेता, फिर एक ऑब्जेक्ट किया उन्होंने और आपने उसको समझ लिया कि उनको पसंद नहीं है, तो बार बार उसी को नाम लेके उनको कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाना कि हम नाम लेते रहेंगे, आप चिल्लाते क्यों?
क्योंकि सत्ताधारी दल की सांसद नहीं थी, वो विपक्ष की सांसद थी। आप बात को समझिएगा। कितने सत्तापक्षी महिलाओं के नाम अजीबोगरीब माननीय उपसभापति महोदय ने बता दीजिए, एक भी नहीं। फिर अगर जया बच्चन ये कह रही हैं तो गलत क्या है? वहां पे अजय माखन चिल्ला के कह रहे हैं, तमाम जो है खड़गे साहब कह रहे हैं, खड़गे साहब वाला इंसिडेंट क्या छोटा मोटा है? क्या वो दलित चेहरा है? वो एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 5 दशक उसने अपनी जिंदगी के राजनीति दे दिए हैं। क्या कोई भी सांसद खड़ा होकर उनकी बेइज्जती कर देगा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम ऐसे क्यों रखा? पहले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, गीता, सब ये नाम रखे जाते थे। किसने कहा नहीं रखे जाते थे? तो अगर उनके पिताजी ने एक लिंग का नाम रख दिया तो उसमें बुराई क्या थी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको साइडलाइन कर दिया। यह मामला तूल पकड़ सकता था, लेकिन माननीय उपसभापति महोदय ने भाजपा के सांसद का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर के इस मामले को बढ़ा दिया। तो सवाल ये विपक्ष मजबूर होकर के आज इस स्टेज पे आया है कि उसको महाभियोग लाना पड़े और महाभियोग ला करके माननीय सभापति महोदय के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित करना पड़े। हालात देखिए जो भी हो। अब देखिए, ये तो ठीक है कि आप महाभियोग लाने के लिए सोचते। देखिए महाभियोग होता क्या है, इसीलिए मैं आपको बता दूं। 10 अप्रैल 1950 से ये कानून जो है कानून संख्या 1079 का अनुच्छेद 2 या महाभियोग का कानून कहता है कि इस कानून में परिभाषित अपराध भले ही केवल प्रयास किए गए हों, जरूरी नहीं कि सीधे तौर पे आपको साबित कर दिया, भले ही प्रयास किए गए हों, पद से हटाए जाने के अधीन है, जिससे किसी भी सार्वजनिक कार्य के अभ्यास के लिए 5 साल तक की अयोग्यता शामिल है। ये छोटा मोटा कानून नहीं है। अगर इसमें प्रूफ भी हो जाता है कि आपने ऐसे पद पर, ऐसे आसीन पद पर बैठ करके इस तरह का कोई भी काम किया है जिसको सिर्फ पूर्णतः शामिल होना जरूरी नहीं है, उसका प्रयास किया जाना भी अगर प्रूफ होता है तो आपको 5 साल के अयोग्य साबित किया जा सकता है। ये है हमारा महाभियोग। अब देखिए, महाभियोग आएगा, महाभियोग लाया जाएगा, सब कुछ ठीक है। अब आ जाइए कि महाभियोग सक्सेस कैसे होगा। देखिए, राज्यसभा की स्थिति और लोकसभा की स्थिति सबको पता है। लोकसभा की सबको पता है, राज्यसभा के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं ज़्यादा नॉलेज रहता। देखिए, पहले हम लोकसभा बता दें। लोकसभा में आज नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत में है, लेकिन एनडीए के साथ अल्पमत में नहीं है, भाजपा अल्पमत में है। तो वहाँ सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत में है। अगर वहाँ पे इस बिल को इस महाभियोग के को पास कराना है तो आपको या नीतीश कुमार या नायडू जब तक विपक्ष के साथ नहीं आते हैं तब तक कि महाभियोग का जो इनकी सोच है वो सफल नहीं हो सकती। अब महाभियोग के पीछे अब राज्यसभा की स्थिति जो है वहां पर देखिए, वहां पे स्थिति थोड़ी गंभीर है। राज्यसभा में टोटल 250 सांसद होते हैं, जिसमें 238 चुन के आते हैं और 12 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। आज की डेट में देखिए लगभग 20 सीटें खाली हैं, जिसमें कि 12 सीटों का चुनाव 3 सितंबर को है। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है 3 सितंबर को। आज की डेट में यानी 238 वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब 238 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसके अंदर अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल वहाँ पे स्ट्रेंथ है वो लगभग 87 के आसपास है। जी हाँ, और लगभग इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो भी लगभग इसी के आसपास है। अब टोटल अगर देखिए तो एनडीए के पास लगभग 110 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के अंदर, एनडीए के पास 87 है इंडिया के पास। लेकिन उसके अलावा लगभग 68 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं कि जो अभी किसी पार्टी में नहीं है, या कहिए कि कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे एआईडीएमके के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीआरएस के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक बीएसपी। ये जो 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनका
अभी पता नहीं, क्योंकि जो बीआरएस है एआईडीएमके लगभग भाजपा के साथ रही है, अभी बीच में उनके कुछ संबंध विच्छेद हो गए। बीआरएस को ये तेलंगाना में काफ़ी इनका विवाद हुआ है, वो किसी की तो भाजपा का सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है, क्योंकि सत्ता कांग्रेस नहीं उसकी वहाँ ली है। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ भी कहना शायद ईश्वर भी नहीं जानता कि वो कब क्या करेंगे। अगर टोटल देखिए तो ये 238 में जो 230 सीटें, इसमें अगर 8 सीट हटा भी देते हैं, मान ली कि ये वोटिंग में शामिल नहीं होते हैं, 221 होता है, तो उसमें भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में बहुत ही कम फासले हैं। इंडिया गठबंधन लगभग 111 के आसपास जा सकता है, 112 के आसपास, और जो एनडीए गठबंधन वो भी 110 के आसपास आ सकता है। यानी कि लगभग बराबरी का मुकाबला है राज्यसभा के अंदर। और ऐसे हालात में ये कानून कैसे पास होगा, कैसे निकलेगा, इसकी संभावना एक तरह से देखिए काफ़ी जटिल है। हो सकता है कि तमाम महानुभाव हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं दोनों पार्टियों के, दोनों गठबंधन के, और इस बारे में वो चर्चा करें कि चूंकि ये महाभियोग कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप बड़े ही नॉर्मल ढंग से ले सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं साख पर भी फर्क पड़ता है, इमेज पे बहुत फर्क पड़ता है। शायद उसका कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जाए, क्योंकि संवाद से सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, रिश्ते बहुत कड़वे हो चुके हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और इन रिश्तों के बीच में ही जो खाई इतनी लंबी चौड़ी हुई है, उसका नतीजा है ये महाभियोग। और महाभियोग आता है तो निश्चित रूप से राज्यसभा में फिलहाल ऐसी स्थिति है कि महाभियोग पास भी हो सकता है। और चूंकि एआईडीएमके और उसके साथ जो है बीआरएस और मायावती, ये राज्यसभा के मुद्दे पर हो सकता है कि वो अपोजिशन का सपोर्ट कर दें। अगर ये सपोर्ट कर देते हैं तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इंडिया गठबंधन राज्यसभा में इस महाभियोग को पास करा सकता है। अब देखिए, लेकिन लोकसभा में मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा अभी कि जैसे ही अभी लोकसभा में बिल आया है और उस बिल पर जेडीयू के अंदर दो फाड़ होती नजर आई। ललन सिंह कितना भी चिल्ला करके लोकसभा के अंदर बोले, लेकिन पार्टी के अंदर दरार पड़ गई है और बिहार में पार्टी संगठन के अंदर काफ़ी बवाल हुआ है कि आपने इस बिल को कैसे सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार भी काफ़ी परेशान हैं कि सीधे तौर पर वो हर चीज़ को अपोज नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। और ऐसे हालात में गठबंधन की राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। वैसे भी नीतीश कुमार, ललन सिंह जैसे लोग, इन पर जल्दी आदमी विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर भी नहीं जानता कि आज ये राम के साथ है, कल रहीम के साथ होंगे, रहीम के आज राम के साथ होंगे, मतलब भाजपा और गठबंधन किस गठबंधन के साथ होंगे। ये अपना मौका तो ताड़ लेते हैं, इनकी लालबत्ती फिक्स रहती है, उसके बाद पार्टियां इनको हाथों हाथ ले लेती हैं। लेकिन भारतीय राजनीति की ये जो राजनीति का अध्याय नीतीश कुमार जैसे लोगों ने लिखा है, निश्चित रूप से इस अध्याय को काला अध्याय आने वाली जनरेशन समझेगी और सोचेगी कि राजनीति लाल बत्ती के लिए, कुर्सी के लिए ऐसी सोच बना लेना, इस नियति का व्यक्ति होना भारतीय राजनीति के लिए ये काले धब्बे के ही समान है। दोस्तों, हमारा मकसद था कि आपके बीच में ये जो महाभियोग लाने की बात की जा रही है, ये है क्या, कैसे लाया जा सकता है और उस पर क्या हो सकता है, वो हमने आपके बीच में उसको पूरा विश्लेषण के रूप में लाने की कोशिश की। मैं फिर कहूँगा अभी कि इसको पास कराना इतना आसान नहीं है। हाँ, एक बात तय है कि अगर ये लाया जाता है महाभियोग, निश्चित रूप से भाजपा समर्थित एनडीए और खासतौर से उपसभापति महोदय एक अंडर प्रेशर की चाल विपक्ष की जरूर सफल हो सकती है। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमको देते रहें। नमस्कार।